अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटिकल इकॉनमी का प्रोग्राम, और हम सवाल जवाब की सूरत में इसको जारी रखे हुए हैं। ये हमारा प्रोग्राम जो है, इसको शुरू हुए तकरीबन 1.5 दहाई हो चुकी, और हम इसमें सीखने सिखाने का अमल जारी रखते हैं। आजकल हम इसको सवाल जवाब की शक्ल में लेते हैं। आप भी अब वीडियो की शक्ल के अंदर अपना सवाल बना के भेजिए। बहुत सारे सवालात आ चुके हुए हैं, 250-300 सवालात जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर हम उसके रिप्लाई करते हैं। जब आपकी बारी आएगी तो आपका भी रिप्लाई होगा। आप फ़ोन करेंगे, हमारा टाइम ज़ाया करेंगे, ठीक है, वो ज़्यादती होगी, हम आपकी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे। आपको आना है तो इसी लाइन में लग जाइए, अल्लाह करेगा बारी आ जाएगी, ठीक है। और छोटे सवाल किया करें ताकि बाकियों को भी मौका मिले, ठीक है। आप 3-3 किस्तों में एक सवाल कर देते हैं तो जिससे बाकियों की हक तलफी होती है। अपना वीडियो या ऑडियो पैगाम पहुंचाएं, हम उसको नशर करेंगे और उसके ऊपर अपने रद्द अमल का इजहार करेंगे। तो आज का पहला सवाल। जी रज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नबी नबी बात कर रहा हूँ कराची से। ये पाकिस्तान IMF की मिन्नतें समझौते कर रहा है, और IMF रोज़ाना कोई एक नई ख्वाहिश लेके सामने खड़ा होता है जो पाकिस्तान के लिए पूरी करना मुमकिन नहीं होती। तो ये जो रूस, हिंदुस्तान, ईरान, अरब और चीन का एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार करता? बात मुश्किलात की है तो हम पत्थर बांधने को तैयार हैं अपने पेट पर, कुछ वक्त और या ज़्यादा वक्त और, क्योंकि अभी भी तो यही हालात हैं। तो क्यों नहीं उनसे जान छुड़ाकर और इधर आता है और इस ब्लॉक को मजबूत करता है और अपने मसाइल को हल करता है? और क्या इस तरह की कोई ऑफ़र इनके पास मौजूद है? अगर है तो इसको क्यों नहीं बरोए काट लाया जा रहा? आपकी बात बहुत बजा है। नारे की हद तक ये बहुत अच्छा है, PTI के प्रोपेगंडे की हद तक ये बहुत अच्छा है, महफिलों में बैठ के बात करने की हद तक ये बहुत अच्छा है। दुनिया के अंदर जब यक कुतुबी दुनिया वजूद में आई तो यक कुतुबी क्या थी, यूनिपोलर वर्ल्ड क्या थी? कि यूनिपोलर वर्ल्ड ये नहीं थी कि अमेरिका का निज़ाम जो है, अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो गया। यूनिपोलर ये थी कि कैपिटलिज्म पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो गया। मॉस्को में भी कैपिटलिज्म के दफातर खुल गए, मॉस्को के अंदर स्टॉक एक्सचेंज कायम हो गई। चाइना जो था वो 92 से इस तरफ चला गया हुआ था। रूस जो था, चाइना शायद 80s में चला गया था इस तरफ। रूस जो था वो 92 में इस तरफ शुरू हुआ जाना। तो कैपिटलिज्म ही हर जगह पे एग्जिस्ट करता है ना। हम कैपिटलिज्म के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। कैपिटलिज्म पानी है, हम इस पानी की मछलियां हैं। तमाम ममालिक जो मौजूदा निज़ाम ज़र है, कोई मुतवाज़ी निज़ाम ज़र तो नहीं है, ठीक है ना। तालिबान से भी पहले लिखवाया गया कि आपने कोई मुतवाज़ी निज़ाम ज़र नहीं देना। ये मेरी बात बुरी लगती है बहुत सारे लोगों को, और लगेगी। तालिबान मैंने भी अंगूठा भी लगाया, नाक का निशान भी लगा के दिया कि नहीं, हम मालियाती निज़ाम आपके मुतवाज़ी शुरू नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई ऐसा निज़ाम लाने की जुर्रत नहीं करेंगे। तो फिर नतीजे के तौर पे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। उसी करेंसी पे चल रहे हैं ना, उसी स्टेट बैंक पे चल रहे हैं ना तालिबान खान जो है। क्या ख्याल है, उन्होंने कोई मालियाती निज़ाम दिया? नहीं दिया ना, तो नहीं देंगे। मुआहदे के साथ आए हुए हैं, ना अपना इनकलाब एक्सपोर्ट करेंगे, ना कोई मुतवाज़ी मालियाती निज़ाम देंगे, ना दिया है। उसी निज़ाम को, उसी गाड़ी के ऊपर ही डेंटिंग पेंटिंग करके तो उसके ऊपर अपना सफ़ेद झंडा कलमे वाला लगा के वो चल पड़े। जो कि तो दुनिया के तमाम मालियाती निज़ाम जो हैं उनके अंदर 2 ममालिक इस वक्त नहीं है। एक वेनेज़ुएला, ठीक है, क्यूबा भी चला गया आज, और दूसरा नॉर्थ कोरिया। और इन दोनों ममालिक की आप मईशत की और वहाँ के लोगों की हालत देख लें, उनकी मुसीबतों में खात्मे की कोई सूरत नज़र ही नहीं आती। देखिए, जब आपने इस मालियाती निज़ाम के अंदर एग्जिस्ट करना है तो फिर इस मालियाती निज़ाम के जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके साथ आपने दोस्ती रखनी है, ठीक है, क्योंकि दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कमाया जा सकता। तो लिहाजा ये ब्लॉक जो जिनकी आप बात करते हैं वो मालियाती ब्लॉक नहीं है। आप ये बात मेरी गौर से सुनिए कि जब आप कहते हैं ना कि रूस और चाइना के ब्लॉक के चले, वो दिफाई ब्लॉक हैं, डिफेंस ब्लॉक है, वो मालियाती ब्लॉक्स नहीं है, ठीक है ना। ये जो चौथे के दिन आपका हीरो अर्दवान जो है वो अमेरिका को चैलेंज कर देता है
तो अमेरिका से F-16 की नई किटें मांगने के लिए भी वही पहुंचा होता है। और जनाब आपके और मेरे सामने इसराइल को धमकी लगाने के बाद इसराइल के वजीर आज़म को प्रोटोकॉल के साथ लाने के लिए भी वही पहुंचे होते हैं। तो ये सियासत है, और जिसके अंदर बहुत सारे जो बाअमल मुसलमान हैं उसके अंदर बाज़ नारों से मुतासर हो जाते हैं, और मुतासर होकर जज्बाती हो जाते हैं, और जज्बाती होकर तो फतवों पे उतर आते हैं। देखिए ये बात तय है, सऊदी अरब हमारा भाई है, इस्लामी भाई है, खाद में हरमैन शरीफैन है, लेकिन हमें कर्ज नहीं, हमें देने से पहले कहता है कि जी IMF से मोहर लगवा लें, IMF से NOC ले लें, ठीक है। दूसरा, हमें बदनाम करने के लिए बाकायदा जो है वो जिब्रान इलियास नामी बदमाश के ज़रिए एक टीम कायम बिठाई हुई है। 300 इंडियंस उसके अंदर मुलव्वस हैं, एम्प्लॉई हैं बाकायदा। पैसे उसको मलक रियाज और आसम बाजवा वगैरह देते हैं, और उस टीम के ज़रिए आपकी और मेरी दिन रात जो है वो आई तई फेरी जा रही है। सोशल मीडिया, PTI की सोशल मीडिया टीम का जो ओवरसीज हेड ऑफिस है वो शिकागो अमेरिका में है ना, जिब्रान इलियास उसका इंचार्ज है, और वो दिन रात आपकी और मेरी आई तई फेर रहे हैं, दुनिया के अंदर हमारा इमेज ख़राब कर रहे हैं। जिब्रान इलियास तो खैर बाहर बैठा, यहाँ पे शीरी मज़ारी बैठ के तो दुनिया को लिख रही है कि यहाँ पे फाशिस्ट रूल है। ये वो लिख रही है, वो फाशिस्ट खातून लिख रही है जिसने हज़ारों एकड़ ज़मीन गरीबों की कब्जा कर रखी है। ये वो जागीरदार नहीं है, ठीक है ना। और पंजाब में इनकी हुकूमत आती है तो सबसे पहले ये वो उस अपने कब्जे को लीगलाइज करवाती है, ठीक है ना। ये वो जागीरदारनी बाहर लिख रही है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के हकूक जो है गसब है, जो खुद बहुत बड़ी गासब है, ठीक है। ये शीरी मज़ारी जो है, ये मज़ारी ट्राइब ने जो वहाँ पे गरीब लोगों की ज़मीनों के ऊपर जो कि काश्त कर रहे हैं कई नस्लों से, और उसके ऊपर मालकाना हकूक हासिल कर लिए हुए हैं, और इन्होंने बुज़दार के दौर के अंदर उन बेचारों को वहाँ से बेअमल करके निकाल दिया है। उनको घरों के कपड़े और बर्तन तक उठाने की इजाज़त नहीं मिली, और पुलिस ने उनको मार कुट के उड़ा निकाल दिया। उनमें से कुछ लोग मारे भी गए पुलिस ऑपरेशंस के अंदर। तो ये सर, हमने अगर मालियाती दुनिया के अंदर रहना है तो हमें IMF की मिन्नत तरला करके रहना। अब मसला ये है कि IMF के पास आपने कब जाना होता है, जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर डिल्यूट होना शुरू हों। बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर $58 बिलियन थे, उन्होंने देखा कि डिल्यूट होना शुरू हुए, अनइवन मूवमेंट है, वो भागे भागे IMF के पास गए। IMF ने मिनट नहीं लगाया उनको पैकेज देने में, लेकिन पैकेज अप्रूव होने तक और IMF की रिफॉर्म्स लेने तक उनके ज़र मुबादला के ज़खायर 58 से कम होकर $36 अरब रह गए थे, ठीक है ना। अब ज़रा थोड़ी सी उन्होंने रिफॉर्म्स जो हैं उनको बताई हैं कि ये करें ये करें ये करें, तो अब वो 36 से 38 के दरमियान कहीं स्टे कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, जिसकी हम बड़ी मिसालें देते हैं। यहाँ पे कुछ अपने आप को छितर मारने के लिए लोग बैठे, जो छितर पकड़ते हैं अपने सर के ऊपर, ड्रल 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 मारी जाते हैं, जो ज़हनी तौर पर माजूर लोग हैं, और PTI में उन लोगों की बड़ी अक्सरियत पाई जाती है, और भी बड़ी जगहों पर पाए जाते हैं सड़े हुए लोग, ठीक है। वो बांग्लादेश की बड़ी मिसालें देते हैं। बांग्लादेश ये हो गया, बांग्लादेश जो है वो देखे ना, उसकी इकॉनमी उड़ने लगी थी, लेकिन बर वक्त फैसला ले लिया गया। बर वक्त फैसला ना लेने का अंजाम हम श्रीलंका की शक्ल में देख चुके हैं, लेकिन श्रीलंका को कोई पैकेज मिल गया, क्योंकि कोई भी इस्तामल जो है या कोई भी श्रीलंकन जो है वो बाहर बैठ के IMF को नहीं कहता कि इनके साथ ये भी करो, इनके साथ ये भी करो, इनके साथ ये भी करो। $8,500 के रिटेनर के ऊपर, और बाकी जो असाइनमेंट करेंगे उसके अलग पैसे। PTI ने बाकायदा एक कंपनी हायर की है जिसकी ड्यूटी है कि वो IMF के हेड ऑफिस में बैठी रहे और देखती रहे कि पाकिस्तान से मुज़ाकरत करने वाली टीम कौन है, फिर उनके घर में गिफ्ट लेके जाए, फिर उनको अब्लाइज करे, उन्हें कहे आप छुट्टियां गुजार रहे हैं जाके बहामास के अंदर, आप पूरी फैमिली के साथ जाएं। इस तरह के काम करने के बाद कहें ये ज़रा पाकिस्तान को ज़रा कंडीशन तो ज़रा सख्त कर दें। इस काम के लिए PTI ने अमेरिका से इकट्ठे किए गए खैरात, ज़कात, सदकात के डॉलरों से बाकायदा कंपनी हायर की है। सर, जब हम इस तरह खुद हमारे लोग अपने मुल्क के ऊपर, अपनी मईशत के ऊपर हमलावर होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंडिया को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना। उन्हें ऐसे लोग जो दस्तयाब हो गए, जो जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन,
तो वही सूरत हाल है। तो अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। बहुत शुक्रिया आपने ये शो दोबारा इसका आगाज़ किया है और ये बड़ा मज़े का वर्सटाइल शो होता है आपका। तो मेरा सवाल ये है कि एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप देखें तो जो जीसीसी के लोग हैं स्पेशली, उनकी ज़्यादातर इन्हिसार ये होता है कि उनके पास थोड़ी बहुत भी जब जमा पूंजी होती है तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी उठाते हैं, या उन्हें कोई फ़ायदा होता है तो प्रॉपर्टी में ही सेविंग होती है। उसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं पाकिस्तान में। जहाँ पे बात आ गई स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स हर बंदे का काम नहीं है, हर बंदा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि ये इंटरेस्ट डेवलप हर बंदे का नहीं होता उसमें। तो मौजूदा हालात में आप ये बताएं प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है, क्या अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी आप फाइलों में इन्वेस्टमेंट ना करें, जो कि समझ आता है। और यही जो हमारे व्लॉगर्स हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप क्लियर लैंड पे इन्वेस्टमेंट करें। तो आप ये बताएं कि और क्या सेव इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी और स्टॉक के अलावा, जहाँ जो इन्वेस्टमेंट की जाए या पैसा सेव किया जाए? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कोई बेस्ट तो यही चीज़ है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, कोई छोटी मोटी जगह ले ले या छोटा मोटा कोई निज़ाम ऐसा कर ले। तो ओवरऑल आप ये बता सकते हैं कि क्या आप रिकमेंड करेंगे, क्या प्रॉपर्टी लें ना लें या अभी रुक जाएं, क्या किया जाए इन पूरे हालात में? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो आप पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी और स्टॉक के अलावा और कौन सा ऑप्शन है, और दूसरा फिर आप घूम घूम के प्रॉपर्टी के अंदर आ रहे हैं। अली भाई, प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो मैं आपको साइकिल बताया करता हूँ, हर 10 साल के बाद उसके अंदर बूम आता है। जो पिछला 2021-22 का बूम जो था वो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खा गई, लेकिन आया सही। जो प्लॉट जो था वो 2016 के अंदर 1 करोड़ रुपए का था, वो इस बूम के बाद इस वक्त तकरीबन 3.5-4 करोड़ का हो चुका है। तो बूम तो आया, ठीक है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस 3-3, 4-4 गुना बढ़ गई। तो वो बढ़ती हैं, हर 10 साल के बाद आता है। 2021-22 में आ गया, 23 में वो नीचे को जा रहा है, और 24, 25, 26 और 27 ये 4 साल जो है वो प्रॉपर्टी डिली डाली चलेगी, ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलती, ठीक है। और फिर 27-28 में जो है वो इसके अंदर हल्का हल्का मज़ा आना शुरू होगा, हल्का हल्का बूम आना शुरू होगा, और फिर ये पीक कर जाएगी अगले 4 से 5 साल के अंदर। 31, 32, 33 के इसके पीक ईयर्स होंगे। हद हुआ तो 34 तक प्रलॉन्ग कर जाएगा, लेकिन ये इसके पीक ईयर्स होंगे। तो इस शेड्यूल को, ये शेड्यूल जो है हम 90 से फॉलो कर रहे हैं, और मैं ज़ाती तौर पे फॉलो कर रहा हूँ। 2002 में जिन लोगों ने ख़रीदारी की थी उनको मैं जानता हूँ, ठीक है। फिर 2012 में जिन्होंने ख़रीदारी की मैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और उन्होंने फिर कमाया इस बूम के अंदर, इनकैश किया। तो अगर आप आज बाइंग करते हैं या कल बाइंग करते हैं या परसों बाइंग करते हैं, यानी 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में, तो कीमत आपको 5-10% के फ़र्क के साथ तकरीबन बराबर ही मिलेगी। हाँ, जो चीज़ें जो हैं वो 27 के एंड में, टुवर्ड्स द 27 ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपके हाथ से शायद निकलना शुरू हो जाएंगी। आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं, और फिर वो आहिस्ता तो वो 21, 31, 32, 33 में जाके फिर वो पीक कर जाएगा। जहाँ तक ये बात है कि ऑप्शंस क्या हैं इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और हमारे यहाँ चूँकि प्रॉपर्टी को ही समझा जाता है, दूसरे नंबर के ऊपर गोल्ड आता है। ख़वातीन ज़्यादातर गोल्ड ख़रीदना पसंद करती हैं क्योंकि वो दिखाए जा सकते हैं, प्लाट दिखाने के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर, ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ तक आपकी रसाई मुमकिन हो। आप हफ्ते 15 दिन के बाद वहाँ पे चक्कर लगा के देख सकें, ए मेरा प्लाट है, ठीक है। जहाँ तक आप नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक मत कीजिए, ठीक है। मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ जी, आप लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर लें, ठीक है ना, और पेट्रोल बहुत नीचे आया हुआ, उस पर डिस्कस कर लें। लेकिन आपकी कैपेसिटी भी तो है ना कि आप कैसे करें इसको ना, क्या ख्याल, ठीक है ना। तो अपनी आपका चूंकि प्रॉपर्टी की तरफ रुझान है, तो मैंने उस हवाले से गुफ्तगू कर दी। मेरा नाम माजिद है, गुजरात से बोल रहा हूँ। आपने एक दादा पोता शो किया था काफ़ी अर्सा पहले, उसमें आपने बताया था पुराने नोट जो थे वो किसी
ज़माने में जो बंद हुए थे, तो वो जो है पीटीआई वालों ने उसकी फिर से इजाज़त दे दी थी, उनको जमा करवाने की, नोटों की डेट बढ़वा दी थी उन्होंने, पता नहीं कितनी और कितने अरसे के लिए, मुझे नहीं पता इस बात का। तो प्लीज़ आप पता करें कि मुझे बताएं, अगर हो सकता है तो इस पे देख लें, ये सवाल काबिल कबूल है अभी कि नहीं। आप देख लें कि इन्होंने डेट बढ़ा के कितने नोट और जमा करवाएं और हुकूमत को कितना जो है वो थूक लगाया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सेहत दे। देखिए, वो पुराना प्रोग्राम था, मैंने उसका जिक्र भी किया था, उस वक्त मैंने रोला भी डाला था। हम रोला डाल सकते हैं, हम इसी के मुकल्लफ हैं, ठीक है ना। और जो है मैं प्रोग्राम करता हूँ तो बाज़ औक़ात मुझे हुकूमती ज़ोमा की तरफ से फ़ोन भी आ जाता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स दें। मैंने कहता हूँ यार आप हुकूमत में हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। लेकिन बहरहाल उसके लिए चूँकि बग़ैर तैयारी के ही हमारी सारी पार्टियाँ आ जाती हैं हुकूमत के अंदर, तो फिर ऐसे ही होता है। उस वक्त हमने शोर मचाया था, काफ़ी लंबी दिहाड़ी लगाई थी इन्होंने, पीटीआई वालों ने। तो बहरहाल शुक्रिया, आपने तवज्जो दिलाई है, लेकिन हमारा काम तो है ज़ंजीर हिला देना। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। दादाजी, मेरा नाम बदर मलिक है और मैं सियालकोट से हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि जेएस बैंक ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है ज़िंदगी के नाम से, और उसके ऊपर वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का ऑप्शन भी दे रहे हैं कि हम शेयर्स खरीद सकते हैं और फरोख्त कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है अब कि क्या उस एप्लीकेशन के थ्रू हम शेयर्स खरीद फरोख्त कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये कितना सेफ़ है एक आम यूज़र के लिए, जो कि आम पब्लिक है? इसका जवाब दे दीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल सेफ़ है, जेएस बैंक की गारंटी है। जेएस बैंक जो है, अगर किसी बैंक के पास बड़े स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स मौजूद हैं और सेफ़ सिस्टम मौजूद हैं तो वो जेएस बैंक है, क्योंकि जेएस बैंक जो है वो पाकिस्तान में बैंक ऑफ अमेरिका का इनहेरिटर है, वारिस है। जो बैंक ऑफ अमेरिका की 2 या 3 ब्रांचें, जब वो बैंक ऑफ अमेरिका वाले छोड़ के गए तो ब्रांचेस तो यहीं होती हैं ना, तो ब्रांचेस जो थी वो मिली थी, वो जो ख़रीदी थी वो जहांगीर सिद्दीकी भाई ने ख़रीद ली थी। और फिर जब अफ़गानिस्तान में अमेरिकन जंग लड़ी गई है तो उस जंग के में जो पैसा आया है वो सारा फिर अमेरिकन ने जेएस बैंक के ज़रिए भेजा। तो जेएस बैंक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैंक है, सिस्टम्स उसके स्ट्रॉन्ग हैं, और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर करप्शन का पैसा जेएस बैंक में ही रखा जाता है, कमीशन का पैसा, करप्शन का पैसा। तो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग बैंक है। और जेएस भाई जो हैं और फिर अली भाई जो हैं, उनके साहबजादगान जो हैं, वो बहुत अक्लमंद लोग हैं, गिल्ली मिट्टी पे पाँव नहीं रखते, सब्र करके काम करने वाले लोग हैं। तो जो अगर उन्होंने ज़िंदगी ऐप लॉन्च की है तो यकीनन उसकी ऐड तो बड़ी आती है, और ये जो पीएसएल था इसके दौरान बहुत ज़्यादा उन्होंने रटाई ज़िंदगी ऐप, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। मैं जेएस बैंक की जो है कैरियर उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है और यंग उसकी लीडरशिप है। मुझे एक या दो दफ़ा इत्तेफाक हुआ है उनके जो टॉप जो मतलब कि जहांगीर सिद्दीकी साहब के साहबजादगान से मिलने का इत्तेफाक हुआ मुझे। तो विजनरी बच्चे हैं वो, ठीक है, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, विजनरी बच्चे हैं। और मतलब देखें ना, वो पाकिस्तान का गश्ती सफ़ीर भी है भाई, वो अमेरिका के अंदर है, अली जहांगीर सिद्दीकी। तो ये है सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मेरा सवाल है कि अगर पाकिस्तान इंटरनली डिफ़ॉल्ट करता है, यानी गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स को पे नहीं कर सकती या कर पाती, तो उससे जो अकाउंट होल्डर्स के पैसे पड़े हैं बैंकों में, वो क्या सेफ रहेंगे? क्या वो उसमें से विड्रॉ कर सकेंगे अपने अकाउंट्स में से, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में से, अगर गवर्नमेंट इंटरनली डिफ़ॉल्ट करती है, नॉट एक्सटर्नली, इंटरनली अगर डिफ़ॉल्ट करती है? भाई, आप पीटीआई के प्रोपेगंडे के मारे हुए शख्स हो। गवर्नमेंट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया करती, ये बात अपने पल्ले बांध लें। गवर्नमेंट कभी इंटरनली डिफ़ॉल्ट नहीं किया करती। वो एक कागज़ के ऊपर लिख के दे देती है कि जनाब ले जाओ, तो तुसी उन्होंने लाख 1000 रुपए का 5000 रुपए का कागज़ जो है उसको लिए फिरते हो, बाजार में सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट कभी इंटरनली डिफ़ॉल्ट नहीं करती जब तक उसके पास जो है वो जिसे कहना चाहिए हाकमियत आला होती है, ठीक है। एक तो बात ये जहन में रख लीजिए। तो अगर गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट करने को तो साइड पे कर दें, अदारे डिफ़ॉल्ट किया करते हैं,
बैंक डिफॉल्ट किया करते, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के बैंक साल का 4000 अरब रुपया, कितना 4000 अरब रुपया सूद की मद में हुकूमत से वसूल करते हैं। तो वो पिछले 8 सालों में 10 सालों में कितने उनके पेट फूल गए होंगे ये पैसे खा खा के, तो वो डिफॉल्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, उन्होंने इतना खा लिया है कि वो डिफॉल्ट करने का उनका कोई मूड ही नहीं बनता। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक सख्त तरीन स्टेट बैंक्स में शुमार होता है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने आज तक किसी बैंक को डिफ़ॉल्ट नहीं करने दिया, और अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ भी या ख़त्म होने के करीब भी गया तो उस बैंक को दूसरे बैंक में कर दिया। बुलान बैंक एक होता था, उसको नेशनल बैंक में जम कर दिया। बुलान बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर और उनके अकाउंट्स जो थे उनका होल्डर नेशनल बैंक बन गया, तो उनके पैसे तो महफूज रहे। तो कोई मसला नहीं है भाई, खुदा का खौफ करो, इस तरह की बातों के ऊपर कान ना धरा करो। ये पाकिस्तान के वो दुश्मन फैलाते हैं जो शिकागो के अंदर हैं बैठे हुए, 300 इंडियंस उनके अंदर मुलाजम हैं। ज़कात, खैरात और सदकात के शौकत खानम के नाम के ऊपर जो पैसा लिया जाता है उससे उनको तनख्वाहें दी जाती हैं ताकि वो आपको ये जहालत और गुमराही फैला सकें। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर आपसे अगले दादा पोता शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।